हेलो फ्रेंड्स, हमने अध्याय 3 में नवीन राज्यों का उत्थान में कल मैसूर का अध्ययन किया था। अब उसका मैं अगर थोड़ा सा रिवीजन कराती हुई चलूँ तो हमने देखा था कि 1565 में तालीकोट के युद्ध में, जो 23 जनवरी 1565 को तालीकोट का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर के साम्राज्य और दक्षिण के जो सुल्तान थे उनके बीच एक युद्ध हुआ था। इसमें जो विजयनगर एक अंतिम हिंदू राज्य था, उसका अंत हो गया था। और उसके बाद ही फिर युद्ध के बाद ही वेंकट सेकंड के समय में 1612 में एक वाडियार वंश की स्थापना हुई थी। जो वाडियार वंश किस राज्य का ही भाग था? विजयनगर राज्य का ही भाग था। फिर 1704 में मैसूर राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1704 में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और फिर 1719 में मैसूर से चौथ मराठों ने वसूल करना शुरू कर दिया था। फिर क्या होता है कि किस तरीके से मैसूर राज्य उभर कर आता है, उसका देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, लेकिन वास्तविक शक्ति किस किस के हाथ में थी? नंदराज जो वित्त नियंत्रक था, और सेकंड देवराज जो सेनापति था। अब इन दोनों को ध्यान करके चलना है कि राजा तो कृष्णराज था, लेकिन वास्तविक शक्ति दो के हाथ में थी, एक नंदराज के और एक देवराज के। नंदराज वित्त नियंत्रक था और देवराज सेनापति था। बाद में क्या होता है, नंदराज मैसूर राज्य का सर्वोसरी हो गया, जहां हैदर अली उसकी सेना में भर्ती हुआ था। यानी कि नंदराज की सेना में ही हैदर अली भर्ती हुआ था, और आगे चलकर मैसूर का जो सर्वसर्वा बन गया। कौन बना था? हैदर अली। अब हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। इसके पिता मैसूर के किले में सैनिक अधिकारी थे, और 1728 में एक युद्ध में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब 1755 में हैदर को नंदराज के यहाँ डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। धीरे धीरे किस तरीके से मैसूर साम्राज्य में एंट्री करता है हैदर अली, उसके बारे में है कि 1755 में हैदर को नंदराज ने डिंडीगुल के किले में फौजदार नियुक्त किया था, और इसने दो कार्य किए। एक तो खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और दूसरा सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया, जिस तरीके से फ्रांसीसी सेना ने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया हुआ था। और 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसी की सहायता से आधुनिक शास्त्रागार की नींव रखी, और यहीं हैदर ने आसपास क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया और शक्ति तथा अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ली। और हैदर अली ने ही राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टम में अपनी स्थानांतरित की। फिर 1759 में मराठों से मैसूर सुरक्षा की हैदर अली ने, जिससे नंदराज ने मैसूर का सेनापति खांडेराव बना दिया गया। फिर खांडेराव जो हमने ऊपर पढ़ा था, बड़ा ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंदराज की शक्तियों का अंत कर देगा। राजमाता के सहयोग से हैदर ने नंदराज का अंत कर दिया, और 1760 में स्वयं मैसूर का शासक घोषित कर दिया। अब क्या होता है, 1763 में वैदनूर के राजा की भी मृत्यु हो जाती है। फिर हैदर को वहां पर उपशासक नियुक्त किया गया, और वहीं पर हैदर ने वैदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया। 1764 में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण कर मराठों और हैदर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ। और 1765 में संधि के अनुसार इसे गुटी तथा सावानूर के जिले और 32 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। किसे? हैदर को। दक्षिण भारत में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, और सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में ही फिर इसकी 1782 में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं टीपू सुल्तान को। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान भी नई रीति चलाने वाला शांत आत्मा का व्यक्ति था, और उसने सिक्के ढलाई की नई तकनीक की शुरू की, और उसने अपने यहाँ पर एक फ्रांसीसी सैनिक रिपो को भी नियुक्त किया, और श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब बनाया उसने। और इसी तरीके से अनेक कार्य टीपू सुल्तान ने भी किए। फिर हम अध्ययन करते हैं 4 अंग्ल मैसूर युद्ध का, जिसमें प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, और मद्रास की संधि के साथ इसका समापन हुआ था। फिर दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं हम 1780 से 1784 में, और फिर तीसरा अंग्ल मैसूर जो 1784 में मंगलोर की संधि के साथ दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। फिर तीसरा पढ़ते हैं हम 1790 से 1792, और 1792 में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टम की संधि से हुआ था। और 1799 में पढ़ते हैं चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। अब इससे आगे शुरू करेंगे हम अवध। अब अध्ययन करेंगे अवध का। अवध राज्य अंग्रेजी अवध। पहले अवध का परिचय हम करें तो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या जो शब्द निकला है वो अवध से ही निकला है, और उसका प्राचीन नाम कोसल था। क्या था?
कौशल। तो जो अवध शब्द निकला है वो अयोध्या से ही निकला है। अवध राज्य अंग्रेजी तथा मराठों के राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में सहायक की भूमिका निभाई थी। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां या बुरहानुल मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह सिया था और निसापुर के सैयदों का वंशज था। फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह सिया था और निसापुर के सैयदों का वंशज था। उसने 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया। 1739 में उसने अपने मरने के पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बना और उसने प्रांत को अपनी वंशागत जायदाद बना लिया। सादत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे पंचहजारी और फिर सप्ताहारी का मनसा मिला और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी मिली। 1720 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक वह आगरा का गवर्नर भी रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। सादत खान ने 1723 में अवध का नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर उनकी हालात को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च पदाधिकारी हिंदू थे। 1739 में उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया। वह वीरता से लड़ा परंतु बंदी बना लिया गया। उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथा उसे 20 करोड़ रुपए मिलने की आशा दिलाई। अब नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलाया तो उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खां के कोई पुत्र नहीं था। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से किया था और उसकी मृत्यु के बाद सफदरजंग ही उत्तराधिकारी बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सफदरजंग 1747 से 1754। अबुल मंसूर खां सफदरजंग सादत खां का भतीजा था, यानी कि ये सफदरजंग कौन था? सादत खां का भतीजा था। वह उसकी मृत्यु के बाद ही उसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान के द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया था। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बागी जमींदारों को दबा दिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ न हो सके। उसने रूहेलों और बंगस पठानों के खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ी। बंगस नवाबों के खिलाफ 1750 से 51 ईस्वी में की गई लड़ाई में उसने मराठों की सैनिकों सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को 15,000 रुपये देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे आंतरिक विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दी गई। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार नियुक्त बनाया गया, मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला, इसलिए बाद में क्या है, संधि टूट गई। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय था। 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र सुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। यानी पहले अब कौन, सफदरजंग के बाद कौन आ गया? सादत खां। सादत खां के बाद सफदरजंग, सफदरजंग के बाद अब सुजाउद्दौला, जिसका हम आगे क्या बक्सर के युद्ध में भी वर्णन करते हैं। अब देखो 1754 से 1775 अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र सुजाउद्दौला बना। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर को सुरक्षा के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा तो सुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में लखनऊ में उसका स्वागत किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वे बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध की विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम को दे दिए। सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से 1773 में बनारस की संधि कर ली। यानी कि जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम, दिल्ली का सम्राट शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला, इन्होंने त्रिगुट बनाया था और इस त्रिगुट
जो था यह जो त्रिगुट था ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, लेकिन ये त्रिगुट जो है अंग्रेजों से 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया था। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने क्या काम किया था कि इन्होंने 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर तो साहलम को दे दिए थे। फिर सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से 1773 में बनारस की संधि की थी। अब बनारस की संधि क्या थी वो देखते हैं। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच की गई थी। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। इसके अतिरिक्त नवाब ने रूहेलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन दिया। इसके लिए नवाब को 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते। इसी संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 में मीरपुर कटारा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। इस प्रकार रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया गया तथा 20,000 रुहेलों को देश से निकाल दिया गया। फिर सुजाउद्दौला के बाद नेक्स्ट देखते हैं आसफउद्दौला 1775 से 1797। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। वारेन हेस्टिंग्स से आसफउद्दौला ने फैजाबाद की संधि की थी। फैजाबाद की संधि क्या थी? इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। अवध की बेगमों ने नवाब आसफउद्दौला की माता बहू बेगम तथा उसकी दादी बुर्रा बेगम सम्मिलित थी, जिनके पास बहुत सा सोना और चांदी थी। परंतु बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में फैजाबाद की संधि की प्रमाणा करते हुए जॉन मिल्टन को बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया था। अच्छा, इस केस को लेकर वारेन हेस्टिंग्स की भारतीय इतिहास में काफी आलोचना की जाती है। ठीक है, बाद में वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में वर्क में महाभियोग चलाया, जिसमें एक कारण उसका अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार था। आसफउद्दौला ने 1784 में मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया था। क्वेश्चन आता है कि इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया था? तो आसफउद्दौला ने। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। फिर आसफउद्दौला के बाद हम वजीर अली 1770। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है अवध के बारे में। तो वजीर अली 1797 से 98। आसफउद्दौला के बाद यही अवध का नवाब बना। फिर सआदत अली खां 1798 से 1819। सआदत अली खां ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया था और 1801 में इसने वेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और 1819 में इसे राजा की उपाधि भी दी गई थी। यानी किसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी? तो सआदत अली खां ने। फिर है गाजर हैदर अली खां 1814 से 27। इसे भी वारेन हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि दी थी। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद अली गद्दी पर बैठा। उसके बाद अमजद अली 1842 से 47। फिर वाजिद अली शाह जो लास्ट था। ठीक है, वाजिद अली शाह 1847 से 1856। यह अवध का अंतिम नवाब था। लार्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अवध को किस आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन। ठीक है, ना कि सहायक संधि भी ऑप्शन होता है, कुशासन के आधार पर होता है। तो इसमें हमें क्या चूज करना है? कुशासन का आरोप लगा करना कि सहायक संधि के द्वारा। ठीक है, लगाकर अवध को 1856 में का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध की प्रति डलहौजी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो याद रखना, अवध को क्या आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर यानी कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था। फिर इसी बीच हम केरल का पढ़ते हैं। केरल की राजधानी त्रावणकोर एक नवीन राज्य के उत्थान में, वहाँ पर तो अवध का मतलब अंत हो गया और केरल का थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम पूरा बंगाल कवर करेंगे और बंगाल कवर करने के बाद फिर पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का हम एक बार और देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर जो अभी तक आए हुए हैं वो। और मैं एक टीजीटी पीजीटी के लिए एक सीरीज और चलाऊंगी, जो जिनके टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम आ रहे हैं उन लोगों को काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। अब इसमें देखते हैं केरल। 18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल कई सामंती सरदारों और राजाओं के बीच बटा हुआ था। 4 अत्यंत महत्वपूर्ण राजा थे। जमेरियन के अधीन कालीकट, जिसमें वास्को डी गामा का पढ़ते हैं। फिर चिराकल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को 1729 ईस्वी के बाद राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने अपने राज्य के सामंतों को पराजित किया, क्विलोन और इलायाम दाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिम मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शास्त्रकार भी बनाया। उसने सिर घी विजयों के द्वारा त्रावणकोर की सीमाएं कन्याकुमारी से कोचीन तक फैला दी।
उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़कें और नहरें बनाई तथा विदेश व्यापार को प्रोत्साहन दिया। मार्तांड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई। 18वीं शताब्दी के मलयाली साहित्य को भी असाधारण उन्नति हुई। राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोपीय मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों को नियमित रूप से पढ़ता था, राम वर्मा। ठीक है, उसके बाद हम बंगाल पढ़ेंगे। बंगाल काफ़ी बड़ा है, उसको एक वीडियो में कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और फिर आगे टीजीटी, पीजीटी या फिर अदर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।